तो ठीक है बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरेस। और हमने कुछ एरेस के एग्जांपल अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे, जिसमें हमने एरे की मदद से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज हम फुल्ली कंसंट्रेट करेंगे एरे के फीचर्स पे, एरे क्या होता है। तो सबसे पहले आज की टॉपिक की स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं एरेस के बारे में। एरेस, ओके। अब इम्पोर्टेंट बात यह है एरेस के लिए कि एरेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो एरेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिमिलर डाटा टाइप्स एलिमेंट। अब इस लाइन का क्या मतलब निकलता है? इस लाइन का मतलब निकलता है कि एक ही डाटा टाइप के नंबरों का कलेक्शन एरेस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें डाटा टाइप पता है इंटीजर। तो अगर इंट डाटा टाइप है और हमें इसके 5 वेरिएबल्स को स्टोर करना है इंट डाटा टाइप, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर 5 है, एक है 3, एक है 2, एक है 4, एक है 7। ये पांचों ही क्या चीजें? इंटीजर डाटा टाइप है। और हमें इनको सेव करना है। इंटीजर डाटा टाइप 5 इंटीजर वेरिएबल्स को सेव करना है। इसका मतलब है सिमिलैरिटी क्या है बच्चे? यहाँ पे सिमिलैरिटी ये है कि इन सब का डाटा टाइप एक है, और वो है क्या? इंट। तो हमें 5 इंटीजर वेरिएबल सेव करने हैं। ठीक। तो इनका कलेक्शन अगर मैं किसी तरीके से एक साथ सभी एलिमेंट को स्टोर कर पाऊं, जैसे कि आपको फिगर्स में दिख रहा है, पहले मैंने 7 स्टोर करिया एग्जांपल के तौर पे, फिर मैंने 4 स्टोर किया, फिर 2 स्टोर किया, फिर 3 स्टोर किया, और फिर 5 स्टोर किया। अगर ऐसे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप को मैं मैनेज कर पाता हूं, तो टेक्निकली ये कंसेप्ट कहलाता है बच्चे एरेस। ये कंसेप्ट कहलाता है एरेस। तो अभी हमें सबसे पहले क्या बात समझ आई? एरे क्या है। ठीक है, एरे हमें समझ आ गया कि यार ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट है। पर इससे पहले कि हमें ये समझ आए कि एरे क्या है, उससे भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमें एरे की नीड के ऊपर ही। सो अब नया क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ गया, वाई वी नीड एन एरे। हमें एरे की जरूरत ही क्यों है भाई? इसका बगैर जब इतना अच्छा काम चल ही रहा था, कोई भी वेरिएबल बनाओ और उनको यूज कर लो, तो फिर इनकी क्यों जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या नया काम कर रहे हैं ये कि हमें इनकी जरूरत पड़ गई? तो इसको समझते हैं बच्चे एक ही बहुत ही सिमिलर सिंपल एग्जांपल से। तो हम एक नई सीट खोल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे एक सी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा टास्क है 5 वेरिएबल्स को सेव करना। ठीक है, हमारा क्या टास्क है? 5 वेरिएबल्स को सेव करना। अब 5 वेरिएबल्स बनाने हैं, उनको हमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन से कोडिंग स्टार्ट करता हूं। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी वॉइड मेन। ठीक है, मैंने एक मेन बनाया, मेन के ब्रैकेट लगाए। अब मुझे कहा गया है फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स के मार्क स्टोर करिए, ठीक है, सेव करिए। और पांचों स्टूडेंट्स के मार्क मान लीजिए इंटीजर के फॉर्म में ही है। तो मैं 5 रिकॉर्ड सेव करने हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है? यार 5 नंबर सेव करने हैं, तो मेरे पास 5 वेरिएबल्स होने चाहिए। बहुत सिंपल सिटी से
और मैं क्या करता हूँ, एकदम नोविस की तरह 5 वेरिएबल बनाता हूँ। ए, मान लीजिए एक नंबर था 50, दूसरा बनाता हूँ बी, मान लीजिए वो नंबर है 40, फिर बनाता हूँ सी, मान लीजिए वो नंबर है 30, फिर बनाता हूँ डी, मान लीजिए वो नंबर है 20, फिर बनाता हूँ ई, मान लीजिए वो नंबर है 5। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको अभी फील हो गया होगा कि यार ये तो एक लेंथी स्टेटमेंट है, क्या कर रहा हूँ, बार बार नंबर बना रहा हूँ। ओके, लेकिन ठीक है यार, चलता है, इट्स परफेक्टली फाइन। 5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी, ऑप्शन सी क्या था बॉस, हमने पांचों वेरिएबल बना लिए। अब हम क्या करते हैं, इनका सम करा देते हैं। अब सम करने के लिए डेफिनेटली सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें एक और वेरिएबल की मदद चाहिए। तो मैंने एक सम, जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करें, तो हमने सम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई कर लिया। ठीक है, 5 वेरिएबल ऐड हो गए। ऐड करने के बाद मैंने पांचों वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ। बहुत आसानी से पांचों वेरिएबल को प्रिंट करा दिया और सम को प्रिंट करा दिया, वैल्यू खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक, साउंड इंटरेस्टिंग एंड इजी टू यूज। ओके, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर मुझे 5 की बजाय, देखिए मैंने 5 वेरिएबल कर 5 नंबर चाहिए थे तो इजीली क्रिएट कर लीजिए। अब अगर मुझे 50 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, सोच के देखिए, 50 नंबर को ऐड करना है तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। यानी कि मुझे ये जो लाइन है जिसमें मैंने बनाए हैं 5 वेरिएबल्स, इस लाइन को चेंज करना पड़ेगा। और इसकी वजह से जहां जहां 5 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इनकी जगह पे अब मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे कितने, मुझे क्रिएट करेंगे 50, मुझे 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या ये आसान टास्क है? डेफिनेटली आसान टास्क नहीं है। प्लस ये बग्स या एरर प्रोन है, तो मैं इसके डिसएडवांटेज लिखता हूं यहाँ पे। पहला, नॉट इजी, क्योंकि आसान नहीं है ना बार बार 5 वेरिएबल बनाओ। देन सेकंड है, एरर प्रोन है। एरर क्यों है? यार कहीं पे किसी वेरिएबल को आप मिस कर सकते हैं। 50 वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या कह सकते हैं, ये एरर प्रोन है। ठीक है, यानी इनके होने से, इतने ज्यादा वेरिएबल होने से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, कुछ गलतियां होने के चांसेस हैं सिंटेक्स वाइज, और जहां गलती होगी कंपाइलर आपको परेशान करेगा, यानी कि वो कंपाइल नहीं होगा। अब ये बात भी समझ आ गई। अब क्या करें, चलिए मान लेते हैं किसी तरह आपने वो 50 वेरिएबल्स बना लीजिए। A1, A2, A3 ऐसे ऐसे करके मान लीजिए आपने सो ऑन करके A5050 पहला वेरिएबल, लास्ट वेरिएबल, आपने ये करके 50 वेरिएबल बना दीजिए। 50 वेरिएबल बना दिए, लेकिन 2 दिन बाद आपको प्रोग्राम को फिर अगेन मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आती है, और अब आपको 50 की बजाय 5 लाख वेरिएबल्स या नंबर्स का सम करना है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, अचानक से एक बड़ा नंबर बोला है ताकि आप बात को फील कर पाए। इस तरीके से 85 बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो एक 5 लाख या 5 हजार या 50 हजार अगर कोई वेरिएबल अगर हमें बनाने को कहेगा, बॉस इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ सच। अब प्रॉब्लम आती है कि यार इस सॉल्यूशन पर, लेकिन हमें नंबर तो चाहिए ना यार, हमें काम करना है, हमें रिकॉर्ड चाहिए। मुझे रिकॉर्ड्स में इतने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूं, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत सारे नंबर्स को कैप्चर्स कर पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत सारे नंबर को कैप्चर कर पाए, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, वो टेक्नोलॉजी पिक्चर में निकल के आई और कहलाई गई क्या, आई होप आप समझ गए होंगे, वो टेक्नोलॉजी कहलाई
एरेस। गॉट इट। तो एरे वो टेक्नोलॉजी थी जो मल्टीपल नंबर्स को स्टोर कर सकती है। गॉट इट, मल्टीपल नंबर्स को स्टोर कर सकती है। ये बात तो बहुत आसान है। कैसे? ओके, तो सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सिंटैक्स समझते हैं। हमने अभी 5 वेरिएबल बनाए और 5 वेरिएबल का सम किया। अब मुझे वो 5 वेरिएबल एरेस की मदद से बनाने हैं, यानी हेल्प लेनी है एरे की। तो पहले मैं समझता हूँ कि मुझे 5 वेरिएबल बनाने हैं, तो कैसे एरे का सिंटैक्स रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल की मदद से 5 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। आप देखिएगा, इंट इंट एरे का नाम, मैंने एरे का नाम ए रखा। साइज कितने की जरूरत थी? 5 की जरूरत थी, और सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स में आपको अगर मैं जनरल बताऊं, तो सबसे पहले आ गया डाटा टाइप। सिंटैक्स में आपको डाटा टाइप लिखना है, डाटा टाइप। एरे का नाम, तो एरे नेम, एरे नेम। देन एरे का साइज, एरे का साइज, एरे का साइज, साइज। ये ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ओके, एरे का साइज, देन सेमी कॉलन से स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर एंड होती है। तो ये स्टेटमेंट ओवर हो गई। तो ये रेड कलर में आपके सामने लिखा सिंटैक्स, और ऊपर एग्जांपल है कौन सा आपका, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें 5 नंबर का एरे बनाना था, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में किया, हमें उसी का हमने कॉपी किया। तो ये सिंटैक्स है 5 नंबर का एरे बनाने का। तो इस सिंटैक्स को याद रखिएगा। ओके, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार सर इससे 5 नंबर बन गए, तो वो हैं कौन से? जैसे ए बी सी डी में तो आपको पता था ना, पहले वेरिएबल का नाम ए है, दूसरे वेरिएबल का नाम बी है। तो इसमें 5 वेरिएबल हैं, तो पांचों के नाम हैं क्या बॉस? पहले का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है? आपने तो ए लिख दिया। ए, और ए कैसे है इन सब का कलेक्शन? ये भी बात समझ नहीं आई। तो अगेन बात पे वापस चलते हैं। इंट A5 से थोड़ा बैकग्राउंड में मेमोरी में कैसे काम हो रहा है उस लॉजिक को समझते हैं। जब आप एक एरे की डिक्लेयर करते हैं, तो बैकग्राउंड में, यानी कि मेमोरी आर्किटेक्चर समझ रहे हैं कि बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा है। जितने साइज का आपने एरे बनाया, हमने इस केस में एरे का साइज 5 रखा, उतने साइज की मेमोरी एलोकेट हो जाती है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे एरे का नाम था, ये मेमोरी आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। इसमें 5 ब्लॉक समझाने के लिए ये कि 5 नंबर स्टोर हो रहे हैं। इसका नाम क्या है? एरे का नाम हमने ए रखा है। आप जो मन चाहे अपने पसंद के अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड नेम होते हैं, जो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब एरे की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जब एरे मेमोरी में सेव होते हैं, तो वो इंडेक्स नंबर, ध्यान से सुनिएगा, इंडेक्स नंबर से रिकॉग्नाइज होते हैं। इंडेक्स नंबर क्या चीज है? जब एरे बना, तो जो सबसे पहली लोकेशन है वो 0th लोकेशन है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। ओके, 0 1 2 3 4 ये नंबर कहलाते हैं, ये लोकेशंस कहलाती हैं सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, या एरे की भाषा में इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब आपके पहले सवाल का जवाब, कि सवाल क्या था, क्वेश्चन में लिख देता हूं। जैसे कि पिछले केस में ए बी सी डी ई नाम से 5 वेरिएबल थे, तो इन एरेस
what are the names of 5 वेरिएबल। 5 वेरिएबल्स के नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है A0 की कौन सी लोकेशन है, ये वाली, जिसको मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन पेन से टिक कर रहा हूं, दैट इज A0। ए कहां पे आया, यहां पे। और उसने बाकी नंबर को से अपने आप को कैसे अलग किया, अपने इंडेक्स नंबर की मदद से। तो दिस इज द फर्स्ट लोकेशन। नाउ दूसरी नंबर पे जाते हैं। दूसरे नंबर का क्या नाम है, दूसरे नंबर का नाम है, आई होप आप गेस कर गए होंगे, A1। उसके बाद का नंबर A2। उसके बाद का नंबर A3। उसके बाद का नंबर A4। A0, A1, A2, A3, A4, ये नंबर्स हैं एरे के। ठीक है, अब हम इनको यूज कैसे करते हैं। तो जो हमने अभी पिछला प्रोग्राम बनाया, हमें ये समझ आ गया कि यार हमारे ना ये 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 5 नंबर्स हैं, तो इनको यूज कैसे करेंगे। तो एक पहले वाले प्रोग्राम का अल्टरनेट प्रोग्राम बनाता हूं, और फिर हम धीरे धीरे इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते रहेंगे। इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा कंसेप्ट को। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, और सेम प्रोग्राम है, बट अब हमें एरे पता चल गया है। मैं एरे यहां बना देता हूं। एरे, हमें ये पता चल गया है कि ये एरे है, और इसके अंदर 5 नंबर्स हैं। ठीक है, अब फिगर को देखते रहिएगा, फिर मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। 0 1 2 3 4। ओके, एरे के ऊपर आते हैं। वॉइड मेन, मेन से शुरू कर रहे हैं, वॉइड मेन। ठीक है, और अब क्योंकि मुझे 5 वेरिएबल्स पता चल गए, तो मैं 5 वेरिएबल्स को बनाता हूं इंट। पहले एरे डिक्लेयर करने के लिए इंट A5, और सिर्फ इस एक सिंटैक्स से 5 वेरिएबल बन गए। ओके, ये ए है। अब मुझे 5 वेरिएबल को, जैसे लास्ट ABCD वेरिएबल में, लास्ट स्लाइड में हमने 5 वेरिएबल्स बनाए थे, और उनमें वैल्यू इनिशियलाइज करी थी, यानी कि वैल्यू प्रोवाइड करी थी। उसी तरीके से इसके अंदर भी 5 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। A0 में मान लीजिए मैंने एक नंबर डाल दिया 7। A1, ठीक है, ये सेमीकोलन आप लगा लीजिए। नेक्स्ट, फिर A1 में मैंने नेक्स्ट नंबर डाल दिया 8। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, फिर A0, A1, A2, नेक्स्ट नंबर डाल दिया, उसमें मान लीजिए मैंने 4। फिर A3 नंबर डाल दिया मैंने उसके अंदर 10। देन A4 नंबर डाल दिया उसके अंदर एग्जाम्पल के फॉर्म में 9। तो ये नंबर कहाँ चले गए, हम फिगर से समझते हैं। ये नंबर बच्चे चले गए, A0 पे क्या मिला, 7। तो 7 कहाँ आ गया, यहाँ पे। A1 पे क्या आ गया, 8, यहाँ पे। 2 लोकेशन पे क्या आ गया, 4, क्योंकि हमने 4 डाला है। थर्ड लोकेशन पे क्या डाला है हमने, थर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स नंबर थर्ड है। एक्चुअली में आपने समझ ही गए होंगे, एक्चुअल इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, तो जो 1 है वो एक्चुअल में 4th लोकेशन पे गया है। बट क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, तो मैं इसे कहूंगा 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड। तो नंबर कौन सा था, इस पे 10। देन 4th पोजीशन पे जो नंबर गया है वो है बच्चे 9। ये वाला फिगर किससे क्रिएट हुआ, मेरी इस स्टेटमेंट से। ठीक है, अब मुझे इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, अगेन इंट सी। ओके, इंट सी इक्वल टू, नंबर कौन कौन से हैं, ऑब्वियस सी बात है, A0 प्लस A1 प्लस A2
प्लस A3 प्लस A4, पांचों नंबर ऐड हो गए। रिजल्ट कहां चला गया? सी में। सी को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड सी। सी मतलब रिजल्ट। ओके, और ये ब्रैकेट यहां पे हमने इसका क्लोज कर दिया। समझ आ गया यार ये लाइन? तो पर इसमें कुछ आपको फील हो गया होगा वो प्रॉब्लम कि यार इसी तरीके से तो ए बी सी डी ई बनाए थे, यहाँ पे बस क्या हो रहा है, 5 बार इंट ए इंट बी इंट सी करके बनाना नहीं पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था पिछली बार। अब क्या हो रहा, इंट A5 से बना दिया। लेकिन भाई अभी भी तो आप 5 5 बाद इनको इनिशलाइज करवा रहे हो अलग अलग, फिर एडिशन के लिए फिर A0 A1 A2 A3 A4 लिखा। जैसे कि आपने कहा कि अगर ये 5 लाख होते तो क्या आप A4 A5 A6 करते करते 5 लाख तक जाते? तब तो फिर फायदा ही क्या हुआ यार, आप तो जहां थे वहीं घूम फिर के पहुंच गए। तो नो डाउट ये पहले से इम्प्रूव्ड वर्जन है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम थी इतने सारे वेरिएबल्स को हैंडल करने की, वो सॉल्व नहीं हुई है। ओके, हम मानते हैं कि वो सॉल्व नहीं हुई है, पर यहाँ पे आपने बड़े आसानी से 5 वेरिएबल क्रिएट करिए, क्रिएट कर लिए। ये हमारी विक्ट्री है या जीत है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सिंपल वेरिएबल्स। अब इसको इम्प्रूव्ड वर्जन करेंगे, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे और बैकग्राउंड के लॉजिक को समझेंगे कि हाँ यार ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अब हम क्या करते हैं, एक नई स्लाइड बना लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं इसका इम्प्रूव्ड वर्जन। तो इम्प्रूव्ड वर्जन के लिए बच्चे बात समझते हैं, हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हमें बार बार A0 A1 A2 लिखना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता इनको लिखना पड़े। और हम जैसे कि किसी एक वेरिएबल को, जैसे कि इंट, मान लीजिए एक सिंपल वेरिएबल A = 3, तो A की वैल्यू 3 हो गई। क्या ये पॉसिबल है कि हम एरे के केस में भी एक ही साथ इस एरे को इनिशियलाइज कर दें, जैसे कि ए वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, क्या वैसे एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही बार में? तो जवाब है यस, वी कैन इनिशियलाइज। ओके, वी कैन इनिशियलाइज। अब सिंटैक्स देखिएगा, मैं एग्जांपल की तरह के फॉर्म में उसको सिंटैक्स लिख रहा हूं। इंट ए, हमें कितने वेरिएबल चाहिए थे, 5। कौन कौन से इनिशियलाइज करवाने के लिए? मान लीजिए पहले नंबर था 3 7 10 4 9 सेमीकोलन। दैट्स इट। सिंपल एक स्टेटमेंट में आपका एरे बना और उसके अंदर वो नंबर चले भी गए। सिर्फ एक इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से ये पिक्चर कंप्लीट बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा ये वाली। क्यों? क्योंकि हमने यही काम तो किया है। इसका नाम ए है, पहला नंबर 3 इसमें गया, फिर 7 गया, फिर 10 गया, फिर 4 गया, फिर 9 गया। पहला नंबर 0th इंडेक्स पे, दूसरा नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ इंडेक्स पे। इस स्टेटमेंट से एक ही बार में एरे बना और इनिशियलाइज भी हो गया। इससे मुझे फायदा हुआ कि जो मुझे A0 = 3, A1 = 7, A2 = 10 लिखना पड़ रहा था पिछले केस में, अब वो नहीं लिखना पड़ेगा। ये एक मेरी बड़ी विक्ट्री है एरे के केस में। ओके, और क्या हमें फीचर मिलेगा इस स्टेटमेंट से? इस स्टेटमेंट से हमें एक फायदा ये मिलेगा जो कि पहले नहीं था, कि जो एरर आने के चांसेस थे बार बार A0 = 3 A1 = 7, इससे क्या है, एरर आने के प्रोग्राम में एरर प्रोन चांसेस है। कहीं सेमीकोलन मिस कर दिया, मान लीजिए आपको अगर यही लाइन
मैंने ऊपर लिखी, इसकी बजाय अगर आपसे कह रहा हूँ कि यार ये लाइन कैसी रहेगी, A0 = 3, फिर A1 = 7, A2 = 10, अप टू जो भी लास्ट इंडेक्स है, हमारे केस में 4, तो A4 = 9। अब ये लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर रेड कलर से, देखिएगा ध्यान से, ये स्टेटमेंट देखिए, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको या जो हमारी ग्रीन कलर वाली स्टेटमेंट जो अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली? ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रीन कलर की स्टेटमेंट ज़्यादा इजी टू यूज़ है, आसानी से बात समझ भी आती है और हमारा काम बनाने के लिए ये परफेक्टली केपेबल स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे प्रोग्राम का इम्प्रूव्ड वर्जन देखिएगा, यानी कि प्रोग्राम नंबर 3, हम एक ही चीज को थर्ड टाइम कर रहे हैं और इस बार देखते हैं हमें क्या गेन हुआ। तो मैंने बनाया वॉइड मेन, ठीक है, और उसके बाद इंट एरे बनाया ए, उसका साइज दिया इंट A5। साइज वैसे कंपलसरी नहीं है, जब आप एरे को डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज एक साथ कराते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है जब आप उसमें वैल्यू भी दे रहे हैं, तो मैं वैल्यू दे रहा था, मान लीजिए 3, 7, 10, 4, 9। यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम, जब डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन हो, उस केस में साइज इज नॉट कंपलसरी। अगर आप नहीं देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि इन सारे नंबर्स को काउंट करके वो समझ जाएगा कि साइज क्या रखना है एरे का। तो हमने लिखा साइज इज ऑप्शनल। कब? जब आप इनिशियलाइजेशन करवा रहे हों, उस केस में साइज इज ऑप्शनल। अब ये भी समझ आ गया बात कि हमने मेन बनाया और उसके अंदर एरे को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज करा दिया। अब सुपर इंपॉर्टेंट लाइन, एरे को अभी तक आप कैसे ऐड करवा रहे थे, फिर से देखिएगा पुराना वर्जन। सम, मैं सम या सी या एस इंट सम = A0, ऐसे A1 + A2 अप टू A4 बॉक्स। इसमें अगेन फिर वही प्रॉब्लम आ गई, यार ये बार बार लिखना ही से तो मैं बच रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में तो लिखने से बच गया, यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज नहीं कराना पड़ रहा है, मैं लिखने से बच गया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आके फंस गया, मुझे लिखना पड़ रहा है। अब पहले मैं प्रोग्राम को कंप्लीट करता हूँ फिर आपको बात करता हूँ। तो ये आ गया प्रिंट एफ, आपने सेव किया, सम प्रिंट कराया और ये ब्रैकेट खत्म कर दिए, यहाँ पे ब्रैकेट। लेकिन काफी हद तक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, इसने बहुत टाइम बचा दिया। लेकिन अगेन इस स्टेटमेंट में फिर से मुझे अगर 50,000 या 5 लाख या 50,000 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ऐड करने के लिए बार बार लिखना पड़े, तो फिर फायदा थोड़ा हो नहीं रहा है। यहीं पे मैजिक ट्रिक छुपी हुई है। मैजिक ट्रिक क्या है कि यार आपको एरे बनाते टाइम हमने इंडेक्स नंबर के बारे में बताया था, तो वाई नॉट द फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर? अब कैसे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में आपको क्या दिख रहा है? दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है? अंतर क्या है, यहाँ पे आपका 0th लोकेशन है, यहाँ पे फर्स्ट। फिर नेक्स्ट नंबर में क्या देखेंगे? सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे कौन सी लोकेशन है? सेकंड लोकेशन। फिर यहाँ पे सेम, यानी सब में सेम स्टेटमेंट है, खाली
इंडेक्स नंबर बढ़ते जा रहे हैं या बदलते जा रहे हैं। तो अगर मैं एक पिक्चर बनाता हूं, मैं आपसे कहता हूं यार अगर ऐसा हो जाए, जस्ट कलर चेंज करता हूं अगेन ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं इसको लिखता हूं आई। ध्यान से देखते जाइएगा, मैंने इंडेक्स को लिखा आई, यानी एक वेरिएबल से डिक्लेयर किया और कहा ऐसा अगर हो जाए कि आई की वैल्यू एक बार 0 हो जाए, फिर आई की वैल्यू एक बार 1 हो जाए, फिर आई की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 4, या जितना भी एरे है, वन बाय वन आई की वैल्यू बदल लिए बच्चे। एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। अगर ये आई की वैल्यू बदलती रहे धीरे धीरे, 0 to 4 मूव हो, तो मैं बहुत इजीली सम को करने में मुझे सक्सेस मिलेगी और मुझे ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट के थ्रू, एडिशन को अचीव करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दिया, फॉर लूप का यूज करेंगे। तो चलिए अब एक और इम्प्रूव्ड वर्जन इसका देखते हैं फॉर लूप के लिए। तो वॉइड मेन एरे बन गया इंट A5 इक्वल टू नंबर बना लेते हैं 3, 7, 4, 10, 9। ये रैंडम नंबर्स हैं, इसलिए इनके आगे पीछे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस रैंडम्स नंबर बता रहा हूँ। देन उसके बाद हमने कहा हमें लूप चाहिए, तो लूप का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक वेरिएबल भी बनाना है। तो एक तो मैं वेरिएबल सम के लिए बना देता हूँ और एक आई वेरिएबल मैंने लूप के लिए बना दिया। ये भी बात समझ आ गई, यहाँ भी ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि अब मैं कैसे फोर लूप की मदद से, देखिए इसका सम करेंगे हम। तो सम आई इक्वल टू, पहले लूप चलाता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, गॉट इट। देन फॉर लूप के ब्रैकेट करता हूँ सम, सम को मैं शुरुआत में 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ बच्चे। 0 से क्यों इनिशियलाइज किया है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो ओके, जस्ट अ मिनट, साइज सेलेक्ट कर लूँ। ओके, पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, वापस आते हैं पॉइंट पे। तो सम को हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, फिर सम इक्वल टू कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सम प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस, अब मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट ए ऑफ आई का। अब देखिए मैजिकल स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। ये मैजिकल स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है ये देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये ट्रैक करके दिखाता हूँ। शुरुआत में सम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और मैं ये लाइन भी खींच देता हूँ और आपको बताता हूँ। शुरुआत में आई वेरिएबल की वैल्यू 0 है और सम की वैल्यू भी
0 है। अब हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप का मैं आपको सिंटैक्स अगर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन होती है, यानी ये स्टेटमेंट वर्क करती है i=0। इसके वर्क करने के बाद स्टेटमेंट में कंडीशन के ऊपर कंट्रोल जाता है i<4। अब ये देखते हैं क्या i की वैल्यू 4 से कम है क्या, जी i यानी 0, क्या 0 4 से कम है, तो जवाब आता है हाँ 0 4 से कम है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने का मतलब है कि हम फॉर लूप के ब्रैकेट में आ जाते हैं, ठीक है, फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर। और फॉर लूप के ब्रैकेट में हमने क्या किया है, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई। तो सम करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट लिखनी है, एडिशन की। कैसे करनी है, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई। सम की वैल्यू शुरुआत में क्या रखी थी हमने, जीरो। जीरो इसलिए रखी थी क्योंकि अगर आप जीरो नहीं लिखते तो ये गार्बेज वैल्यू उठा लेता। तो गार्बेज वैल्यू ना उठाए तो मैंने जीरो, जीरो प्लस ए आई। आई की वैल्यू क्या है बच्चे, आई की वैल्यू इंडेक्स से जीरो है। अब ये वो टाइम आ गया जब आई की वैल्यू एक बार जीरो जाएगी, एक बार वन जाएगी, एक बार टू जाएगी, एक बार थ्री जाएगी, एक बार फोर जाएगी, और ये बारी बारी ए आई में जाएगी। और इस वजह से एरे का नया नंबर हर बार घूम के आपके सामने आएगा। तो जीरो प्लस ए, आई की वैल्यू इस टाइम जीरो ही थी, जीरो प्लस ए जीरो, ये बच्चे आपके सामने नया स्टेटमेंट बन के आ गया। अब जीरो प्लस ए जीरो, ए जीरो की क्या वैल्यू है, ए जीरो की वैल्यू मैं ऊपर देखता हूँ 3, क्योंकि ये मेरा पहला इंडेक्स है। पहला इंडेक्स जीरोथ लोकेशन को कहा जाता है। तो जीरो, ए जीरो को मैंने समझ गया कि ए जीरो की वैल्यू है 3, तो जीरो प्लस थ्री, 3 आ गया। और ये 3 कहाँ स्टोर हुआ है आपको ये समझना चाहिए, ये 3 स्टोर हुआ है सम के अंदर ही। तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई, मैं अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। सम की वैल्यू हो गई बच्चे 3। फर्दर फोर लूप दोबारा मूव करता है, और इस बार मूव करने के बाद फोर लूप में इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि अभी तक इंक्रीमेंट वेरिएबल आई का नहीं हुआ था। अब हम आई का वेरिएबल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब आई की वैल्यू क्या बढ़ के हो गई 1। आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। अब आगे चलते हैं। 1 होने के बाद फर्दर कंडीशन चेक होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर लूप में जब भी इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से देखता है यार कंडीशन अभी तक सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करती रहेगी ये लूप चलता रहेगा। अगेन आई की वैल्यू बढ़ के 1 हुई, 1 4 से कम है, तो फिर से सम वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो सम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3 हो चुकी है, यहाँ पे 3 हो चुकी है। तो 3 में नंबर ऐड होगा, तो 3 प्लस आई की वैल्यू थी 1, ए 1 पे क्या है 7, तो नया नंबर क्या आ गया 3 प्लस 7 10, और 10 कहाँ से हो गया सम के अंदर। तो सम की वैल्यू अपडेट होके बच्चे अब क्या आ गई 10। ठीक है, मैं थोड़ा जगह बनाने के लिए इरेजर से इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी तो हम और बातों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सम हो गया। सम की वैल्यू लास्ट टाइम क्या आ गई थी, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी, 10 आ चुकी है। 10 आने के बाद फोर लूप में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुकी है। अब फोर लूप दोबारा मूव करता है। दोबारा मूव करने का मतलब है आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होती है, और पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाती है बच्चे 2। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाती है 2। 2 के बाद फिर कंडीशन चेक की जाती है, आई की वैल्यू है 4, क्या 4 पे कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो जवाब आता है हाँ जी, अभी भी 2 भी तो 4 से कम होता है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई है। कहता है फिर नीचे आ जाइए।
फिर नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे सम में क्या वैल्यू है, पिछली बार क्या थी, लास्ट वैल्यू थी 10। हमेशा सम अपनी लास्ट वैल्यू को स्टोर कर उठाएगा और उसमें नया नंबर ऐड करके उसे अपडेट कर देगा। ये हमारा लॉजिक है। तो आई की वैल्यू क्या थी, 2 पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है बच्चे, 4, क्योंकि A2 पे कौन सा नंबर पड़ा है, 4। 10 + 4 16, 16 किस में चला गया, सम के नए नंबर में, तो सम की वैल्यू हो गई 16। फोर लूप दोबारा मूव करता है, आई की वैल्यू बढ़ के इंक्रीमेंट होके पहुंच जाती है इसके पास, नए नंबर के पास, नया नंबर है 3। अब 3 के पास जब ये पहुंचती है तो फर्दर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद रिजल्ट ट्रू आता है और फिर फर्दर नीचे जाते हैं, फिर सम इक्वल टू ए ऑफ आई। सम क्या था, नया सम अब क्या आ चुका था, 16 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू क्या थी, 3। 3 पे क्या लोकेशन नंबर पड़ा है, 10। तो 10 + 16 नया नंबर आ गया बच्चे 26। फर्दर फोर लूप चलता है, आई की वैल्यू बढ़ के इस बार 4 हो जाती है और 4 होने के बाद फिर से नीचे आते हैं, फिर सम में लास्ट वैल्यू अपडेटेड वैल्यू थी 26। ए ऑफ 4 पे लास्ट सबसे बड़ा नंबर, लास्ट नंबर था लास्ट इंडेक्स पे 9। तो 26 + 9 35, लास्ट नंबर आ गया 35। तो सम में क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 35। आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होने के लिए जाती है, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या देखती है कि आई की वैल्यू आपके कंडीशन के वायलेट कर गई, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करी। आई की वैल्यू बढ़ के हुई क्या लास्ट में 5, तो 5 क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं। कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए या 4 के बराबर होनी चाहिए तब तक। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो हम फोर लूप से बाहर आ गए। फोर लूप से बाहर आ गए तो हमारा क्या टारगेट था, हमारा टारगेट ये था कि हम आउटपुट को प्रिंट करा लें। तो प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा प्रिंट एफ, आउटपुट में क्या था, %d सम, और हमने सम को प्रिंट करा लिया और यहाँ पे हमने मेन के ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब आपको ये समझने की बात है कि हमने कैसे एक्सेस किया, सम के लॉजिक को कैसे ऐड किया और फोर लूप में इसे कैसे एक्सेस किया। तो बच्चे जैसे कि आपको यहाँ पे ये फिगर से समझ आ ही रहा होगा कि हमने इंडेक्स नंबर की मदद ली। पहले इंडेक्स नंबर 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हुआ, और जैसे जैसे इंडेक्स नंबर बढ़ता है मैं इंडेक्स नंबर की मदद से एडिशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। ये हम कर क्यों पाए हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर सिक्वेंसली बढ़ रहे हैं और मैंने इसका एडवांटेज लिया किसमें, इटरेशन के फॉर्म में, और मैंने यूज किया फोर लूप। तो आप पॉइंट टू बी नोटेड, फोर लूप बेस्ट मैकेनिज्म है या बेस्ट टूल है एरे को एक्सेस करने के लिए, एरे को यूज करने के लिए। तो ये है बच्चे आपका वन डायमेंशनल एरे या सिंपल एरे, ठीक है। अब एरे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा मेमोरी आर्किटेक्चर समझिएगा। जब हमारा एक एरे क्रिएट होता है, कैसे, ऐसे लिखने से एक बैकग्राउंड में ये मेमोरी एरे क्रिएट होता है। मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे एरे बन रहा है, फिगर देखते जाइएगा, 0th लोकेशन 1 2 3 4। तो अब हमें, जब हमने पहला नंबर डाला, पहला नंबर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 3 4 7 10 और 9, ये हमारा नंबर था, ठीक है, ये है आपका 10। तो बैकग्राउंड में मेमोरी में ये एलोकेशन कैसे होती है, इसका नाम ए है, ऑब्वियस सी बात है। तो बैकग्राउंड में मेमोरी इस तरीके से एलोकेट होती है बच्चे, पहले नंबर को
जहां पे 3 स्टोर था, इंडेक्स 0 पे, मान लेते हैं मेमोरी जहां बनी, क्योंकि मेमोरी कहीं एलोकेट हुई है, तो पहला नंबर जिस मेमोरी एड्रेस पे एलोकेट हुआ वो था 100। ठीक। तो दूसरा नंबर गया 4 1th लोकेशन पे। तो इसका एड्रेस क्या होगा? एक तो इंपॉर्टेंट बात ये, इसका एड्रेस होगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना आपका इंटीजर का साइज होगा, क्योंकि ये इंटीजर कह रहे हैं इसलिए इंटीजर की बात हो रही है, जितनी आपके इंटीजर की साइज होगा उस साइज के बराबर का स्पेस ऐड होके नए नंबर को एलोकेट होगा। अब मान लेते हैं आपका 16 बिट का कंपाइलर है, अब तो जनरली 32 बिट के कंपाइलर यूज होते हैं, तो हम 32 बिट का ही चले मान लेते हैं। तो 32 बिट के कंपाइलर में हमारा एरे इंटीजर जो नंबर है वो 4 बाइट का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एड्रेस, ध्यान से सुनिएगा, 100 भी इसी का है, 101 भी इसी की लोकेशन है, 102 भी इसी की लोकेशन है, 103 भी इसी की लोकेशन है। क्यों? क्योंकि एक एड्रेस 8 बिट यानी कि 1 बाइट को पूरा करता है। ठीक है, 1 बाइट को पूरा करता है, तो 8 1 बाइट को ये भी ले रहा है, 1 बाइट को ये भी ले रहा है, 1 बाइट को ये भी ले रहा है, तो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल करके आ जाएगा 4 बाइट। तो ये 4 बाइट का एड्रेस ले रहा है आपके सामने। अच्छा, अगर पहले नंबर ने 4 बाइट का ले लिया तो दूसरा नंबर अब कौन सी लोकेशन पे आएगा? 103 तक तो रिजर्व हो गए पहले नंबर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 104। अब आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर 108, फिर 112, फिर 1116 और मतलब 116। ओके, देन नंबर आ गया 3 4 7 10 9। इंडेक्स नंबर तो आपको पता ही थे, 2 3 4। अब हमें ये मेमोरी क्यों पढ़ रहे हैं या मेमोरी का लॉजिक क्या है, मैं बस उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चे, अगर मैं, मेरे एरे का नाम ए है, ये शुरुआत से हम एरे का नाम ए रख रहे हैं, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट एफ, ध्यान से स्टेटमेंट देखिएगा, %d ए, ओके, यानी कि मैंने इंडेक्स नंबर कहीं मेंशन ही नहीं किया, इंडेक्स नंबर कहीं मेंशन ही नहीं किया, और क्या लिखा है? पॉइंट टू बी नोटेड, हमने लिखा है एरे का नाम, दिस इज द नेम ऑफ द एरे, नेम नेम ऑफ द एरे। ठीक है, ये तो एरे का नाम है। तो अगर मैंने एरे का नाम प्रिंट करने के लिए कहा प्रिंट फंक्शन को, तो क्या प्रिंट होगा? बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब ये मैं ये सवाल करता हूँ तो उनका जवाब आता है, सर इस स्टेटमेंट से पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए, पहले कॉमन सेंस से सोचिए, अगर इस स्टेटमेंट से कंप्लीट एरे का नाम प्रिंट हो जाता, तो फिर फोर लूप में जो लास्ट एग्जांपल में आपने क्या किया, एक फोर लूप चलाया, i = 0, i <= 4, i++ करके लिखा, और इसके अंदर प्रिंट एफ %d a ऑफ i लिखा, इसका क्या मतलब होता है? यही तो एरे को पूरा प्रिंट करा रहा है। तो अगर सिर्फ इस लाइन लिखने से, इस लाइन को लिखने से पूरा एरे प्रिंट हो जाता, तो फिर यार इस लाइन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। गॉट इट? और अगर इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती तो हमने इतनी बड़ी लाइन लिखी क्यों? हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए था।
लेकिन जवाब ये है कि प्रिंटफ एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के लिखने से एक ही आउटपुट आएगा। यानी पहला कॉमन सेंस से आप लॉजिक समझेंगे कि जो आउटपुट कुछ भी होगा ना, वो सिर्फ एक वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी? तो इसका जवाब है, जब आप किसी एरे का नेम लिखते हैं तो एरे के नेम में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनिएगा क्या लाइन बोली, एरे नेम, मैं फिर से लिख रहा हूं, एक सेकेंड, इसको क्लीन लिखता हूं। ओके, क्या लिख रहे थे? एरे नेम रिप्रेजेंट array name represent its base address, got it? जो एरे का नाम है वो एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे इससे क्या फायदा हुआ? और बेस एड्रेस का क्या मतलब है? बेस एड्रेस का मतलब है बच्चे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या था? 100। तो इस लाइन के लिखने से जो आउटपुट आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 100। हमने एरे का स्टार्टिंग एड्रेस यानी बेस एड्रेस को प्रिंट करा दिया। आप कहेंगे यार अगर आपने बेस एड्रेस को प्रिंट करा दिया तो इससे क्या फायदा हुआ? हमने क्या अचीव कर लिया यार, काम तो हमारा चल ही रहा था। तो यहां सुनिएगा, एरे का एड्रेस एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एरे के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि अब एरे की एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एरेस एरेस स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर पहला एड्रेस 100 है तो उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस पे, जैसे कि नेक्स्ट एड्रेस मतलब इंटीजर के साइज के अकॉर्डिंग, एड्रेस 104 है उस पे दूसरा नंबर होगा, फिर 108 पे तीसरा, 112 पे चौथा, देन 116 पे पांचवा। पर इससे अचीव क्या हुआ? आप कहेंगे सर इससे क्या अचीव हुआ? तो सुनिएगा, इससे ये अचीव हुआ कि अगर मुझे एरे का सिर्फ बेस एड्रेस पता चल जाता है तो मैं पूरे के पूरे एरे को, ध्यान से सुनिएगा, रिट्रीव कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। कैसे? देखिएगा, अगर मुझे बेस एड्रेस पता है तो मैं ये लिखता हूं फॉर लूप। ठीक है, ये फॉर लूप मान लीजिए आई से चल रहा है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस। ठीक है, देन और मुझे पता है बेस एड्रेस, तो मैं कैसे लिखूंगा? प्रिंट एफ ए प्लस आई, ए प्लस आई, और मैंने इसके आगे, क्योंकि ये एड्रेस है और मुझे एक पॉइंटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं जहां भी एड्रेसेस हैं, अगर मैं उनके सामने, उनके आगे पॉइंटर का सिंबल लगा दूं, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दूं, जो कि लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर का सिंबल है, ये सिंबल लगा दूं, एस्ट्रिक ऑपरेटर कहलाता है। ये अगर मैंने लगा दिया तो ये पूरा का पूरा एरे, हम पूरे के पूरे एरे को रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ए क्या है? 100, 100 प्लस आई 100, क्यों? आई की वैल्यू शुरुआत में 0 है। नेक्स्ट
100, 100 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लोकेशन, तो वो बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है ये, 100 प्लस 1 101, इसका मतलब है 100 प्लस 1, 1 का मतलब है नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक क्या बना, 104, 104, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, सिमिलरली 100 प्लस 2 क्या बना, 108, कौन सा, ये वाला। अब ये सारे एड्रेसेस आ गए, मैंने एड्रेस के आगे रेड कलर से आपके सामने लगा दिया पॉइंटर। ये क्या काम करता है, ये एड्रेस के ऊपर पड़े नंबर को रिटर्न करता है। अब एड्रेस के ऊपर पड़ा नंबर क्या मतलब है, मान लीजिए एरे के अंदर 100 लोकेशन पे पड़ा था 3, 104 पे पड़ा था 8, तो पहली स्टेटमेंट 3 प्रिंट करेगी, फिर 8, फिर मान लीजिए नेक्स्ट नंबर था आपका 7, फिर 2 और फिर 5, तो हमने 3 रिटर्न किया, फिर 8, फिर 7, क्योंकि एड्रेसेस आ रहे हैं बार बार, नया एड्रेस आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी नीचे नीचे करके दिखाया 100, 104, 108, और इन एड्रेस के आगे हमने डाल दिया पॉइंटर का सिंबल, तो 3, 8, 7, फिर उसके बाद आ गया 2 और 5, यानी ये सारी लोकेशन जो हमने इस एग्जांपल में एरे के अंदर बनाई, ये सारी वैल्यूज एक्चुअल में हमने रिट्रीव कर ली और प्रिंट करा दी। ठीक है, तो ये है हमारा एरे और उसकी वर्किंग, उसके एडवांटेजेस, उसके होने के फायदे हमने इस एग्जांपल में इस सेशन के अंदर डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम एरे की कुछ और प्रॉपर्टीज, स्पेशली 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि एरे के अंदर स्पेशल ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, इनके क्या फायदे हैं, किस चीज के आने से एरे को फायदा मिलता है, किस ऑपरेशन में एरे बहुत अच्छे हैं, किस ऑपरेशन में एरे कमजोर है, ये सब हम फीचर्स अपने एरे की जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, हम सेशन को यहाँ पे ऑफ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।